दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने नाकारा कारों को रिसाइकिल करके एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो मुल्क की तकदीर बदल देगा। जी हाँ, ये मंसूबा है पुरानी गाड़ियों को रिसाइकिल करके रेलवे ट्रैक्स बनाने का मंसूबा। इस मंसूबे में सबसे पहले मुल्क भर से नाकारा गाड़ियों को लाया जाता है और फिर एक ऐसा हैरान कुन अमल शुरू होता है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। दर हकीकत बुर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां वसाइल की कमी और दरामदात पर इन्हिसार बहुत ज्यादा था, वहां इब्राहिम तरावरे ने यह फैसला किया कि हम अपनी ही जमीन पर मौजूद कचरे को खजाने में तब्दील करेंगे। ये पुरानी गाड़ियां जो बरसों से सड़कों के किनारों या कबाड़ खानों में गल सड़ रही थीं और माहौल को आलूदा कर रही थीं, अब यही गाड़ियां मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बनने जा रही हैं, क्योंकि उनसे निकलने वाला फलाद अब रेल की पटरियों की शक्ल इख्तियार करेगा जिन पर मुल्क की तरक्की का पहिया चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि यह नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हुआ और वो कौन सी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एक पूरी कार को मिनटों में पिघलाकर लोहे की मजबूत पटरी बना देती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इन बड़े बड़े कबाड़ खानों से जिन्हें कार ग्रीव यार्ड्स या गाड़ियों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ लाखों की तादाद में ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो अब चलने के काबिल नहीं रही। इन गाड़ियों को बड़े बड़े ट्रकों और ट्रॉलर्स पर लाद कर उस जदीद स्टील प्लांट तक लाया जाता है जो खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है। जब ये गाड़ियां फैक्ट्री के गेट पर पहुंचती हैं तो सबसे पहला मरहला डीपोल्यूशन या सफाई का होता है, क्योंकि एक गाड़ी सिर्फ लोहे का नाम नहीं है। इसमें रबड़ के टायर, प्लास्टिक की सीटें, शीशे और सबसे खतरनाक चीज यानी इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और बैटरी का तेजाब भी होता है। अगर इन चीजों को निकाले बगैर गाड़ी को भट्टी में डाल दिया जाए तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और जहरीली गैसें फिजा को आलूदा कर सकती हैं। इसलिए माहिर वर्कर्स की एक फौज इन गाड़ियों पर टूट पड़ती है और बड़ी महारत से उसके टायर्स अलग किए जाते हैं, बैटरियों को निकालकर अलग महफूज किया जाता है और गाड़ी के अंदर मौजूद तमाम जहरीले मायात को ड्रेन कर लिया जाता है। ये मरहला इंतहाई एहतियात का मुतकाजी होता है, क्योंकि जरा सी गलती पूरे प्रोसेस को खराब कर सकती है। जब गाड़ी का ढांचा सिर्फ धात और लोहे की शक्ल में रह जाता है तो उसे अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है, जो कि इंतहाई खौफनाक और ताकतवर मशीन का मरहला है, जिसे श्रीडर या कुचलने वाली मशीन कहा जाता है। ये मशीन इतनी बड़ी होती है कि एक पूरी की पूरी कार को सेकंडों में चबा सकती है। इसके अंदर लगे हुए बड़े बड़े हथौड़े जो कि सख्त तरीन स्टील से बने होते हैं, वो हजारों की रफ्तार से घूमते हैं। जैसे ही गाड़ी इस मशीन के मुंह में डाली जाती है तो कानों को फाड़ देने वाली आवाजें आती हैं और देखते ही देखते पूरी कार छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि आपकी मुट्ठी में आ जाएं। ये मशीन दरअसल गाड़ी को रेजा रेजा कर देती है ताकि इसमें से लोहे को अलग करना आसान हो जाए। जब ये रेजा रेजा मलबा कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है तो इसमें अब भी प्लास्टिक, शीशा और दूसरी गैर धाती चीजें मिली होती हैं। यहाँ पर साइंस का एक और कमाल देखने को मिलता है जिसे मैग्नेटिक सेपरेशन या मिकनातीसी अलहदगी कहा जाता है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बड़े बड़े ताकतवर मिकनातीस लगे होते हैं जो मलबे में से सिर्फ लोहे और स्टील के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि प्लास्टिक और शीशा नीचे गिर जाता है। इस तरह हमें खालिस स्क्रैप मेटल या लोहे का कचरा हासिल होता है जो अब अगले मरहले यानी पिघलाने के लिए तैयार है। अब हम दाखिल होते हैं इस फैक्ट्री के दिल में, जहां का दर्जा हरारत उतना ज्यादा होता है कि इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल है। ये जगह है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या बिजली से चलने वाली भट्टी। ये कोई आम भट्टी नहीं है, बल्कि एक देव हैकल बर्तन की तरह है जिसमें सैकड़ों टन लोहा एक साथ डाला जा सकता है। बड़ी बड़ी करीने जिनके साथ देव हैकल बाल्टियां लगी होती हैं, वो स्क्रैप मेटल को उठाकर इस भट्टी के अंदर डालती हैं। जब भट्टी भर जाती है तो उसके ऊपर से ग्रेफाइट के बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स या रॉड्स नीचे किए जाते हैं। इन रॉड्स में से हजारों वोल्ट की बिजली गुजारी जाती है। जैसे ही बिजली इन रॉड से गुजरकर लोहे के कचरे से टकराती है तो वहां बिजली की आसमानी बिजली जैसी कड़क और चमक पैदा होती है। ये मंजर इतना खौफनाक और हैबतनाक होता है कि देखने वाले की आंखें खैर हो जाएं। इस अमल के दौरान दर्जा हरारत 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। इतनी शदीद गर्मी में सख्त तरीन लोहा भी पानी की तरह बहने लगता है। ये अमल कई घंटों तक जारी रहता है, जब तक कि गाड़ी का एक एक पुर्जा मुकम्मल तौर पर पिघल कर लावा ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लोहे को पिघलाना काफी नहीं होता, क्योंकि गाड़ियों का लोहा आम क्वालिटी का होता है, जबकि रेलवे ट्रैक्स या पटरी बनाने के लिए इंतहाई अलीज क्वालिटी का और मजबूत स्टील चाहिए होता है, जो ट्रेन का हजारों टन वजन बर्दाश्त कर सके और टूटे नहीं। इसलिए पिघले हुए लोहे को एक दूसरी छोटी भट्टी में मुंतकिल किया जाता है, जिसे लीडल फर्नेस कहते हैं। यहाँ पर इस पिघले हुए लावे का केमिकल टेस्ट किया जाता है। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने के बाद इसमें मुख्तलिफ धातें मिलाई जाती हैं, जैसे कि मैंगनीज, कार्बन और सिलिकॉन। ये वो खुफिया मसाले हैं जो इस आम लोहे को रियल स्टील में तब्दील करते हैं। खास तौर पर मैंगनीज की मिकदार बहुत अहम होती है, क्योंकि ये पटरी को वो सख्ती फराहम करता है जिससे वो बरसों तक रगड़ खाने के बावजूद घिसती नहीं है। जब केमिस्ट्री का ये अमल मुकम्मल हो जाता है और इंजीनियर्स मुतमईन हो जाते हैं कि अब ये मेटल दुनिया का बेहतरीन स्टील बन चुका है, तो फिर शुरू होता है उसे शक्ल देने का मरहला। इस पिघले हुए सुर्ख लावे को एक और मशीन की तरफ ले जाया जाता है जिसे कास्टिंग मशीन कहते हैं।
ये मशीन इस बहते हुए माया को ठोस शक्ल में तब्दील करती है। लेकिन ये अभी पटरी की शक्ल नहीं होती, बल्कि ये मशीन इसे लंबी लंबी मुस्ततील सलाखों में तब्दील करती है, जिन्हें ब्लूम्स कहा जाता है। ये ब्लूम्स देखने में बड़े बड़े सुर्ख गर्म सतून लगते हैं। इनकी लंबाई कई मीटर होती है और ये इंतहाई गर्म होते हैं। कास्टिंग के बाद उन ब्लूम्स को ठंडा नहीं होने दिया जाता, बल्कि उन्हें फौरन अगले मरहले यानी रोलिंग मिल की तरफ भेज दिया जाता है। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे दिलचस्प और खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि यहाँ आपको लोहा अपनी शक्ल बदलते हुए नजर आता है। रोलिंग मिल दरअसल बड़े बड़े बेलनों या रूलर्स का एक तवील सिलसिला होता है। जैसे आप आटे के पेड़े को बेलन से बेलकर रोटी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये मशीनें उन गरम गरम स्टील के सतूनों को दबाकर लंबा और पतला करती हैं। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ लोहे को रोटी नहीं, बल्कि एक खास शक्ल देनी होती है, जिसे अंग्रेजी में आई शेप कहते हैं, जो रील की पटरी की मखसूस शक्ल होती है। सबसे पहले ये ब्लूम एक रीहीटिंग फ्रंट से गुजरता है, ताकि अगर ये कहीं से ठंडा हो गया है तो दोबारा यकसा गर्म हो जाए, ताकि उसे मोड़ना आसान हो। फिर ये पहले रोलर सेट में से गुजरता है, जिसे रफिंग स्टैंड कहते हैं। ये रोलर इस मोटे सतून को जोर से दबाता है और इसकी मोटाई कम कर देता है। हर बार जब ये लोहा रोलर के नीचे से गुजरता है तो उसकी लंबाई बढ़ती जाती है और मोटाई कम होती जाती है। ये अमल बार बार दोहराया जाता है। गाड़ी की तरह ये लोहा भी एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड की तरफ भागता है और हर स्टैंड पर इसकी शक्ल थोड़ी सी मजीद निखर कर पटरी जैसी होती जाती है। इन रोलर्स पर पानी की बौछार भी की जाती है, ताकि मशीनरी ज्यादा गर्म ना हो जाए और स्टील की सतह साफ सुथरी रहे। आखिर में ये लोहा फिनिशिंग स्टैंड तक पहुंचता है, जहां इंतहाई दुरुस्तगी के साथ उसे रील की पटरी की हतमी शक्ल दी जाती है। अब हमारे सामने एक कई 100 मीटर लंबी सुर्ख दहकती हुई रील की पटरी तैयार होती है, जो कुछ ही देर पहले एक पुरानी टूटी हुई कार थी। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब सबसे अहम मरहला आता है, जो इस पटरी की जिंदगी का फैसला करता है, और वो है कूलिंग या ठंडा करने का अमल। अगर इसे अचानक ठंडा कर दिया जाए तो ये कांच की तरह टूट सकती है, और अगर बहुत आहिस्ता ठंडा किया जाए तो ये नरम पड़ सकती है। इसलिए उसे एक खास तरीके से मोड़ा जाता है और बड़े बड़े पंखों के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि ये यकसा तौर पर ठंडी हो। दिलचस्प बात यह है कि जब स्टील ठंडा होता है तो ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, इसलिए इंजीनियर्स पहले से ही हिसाब लगाकर उसे थोड़ा लंबा रखते हैं। जब ये पटरियां ठंडी होकर अपना रंग काला कर लेती हैं तो उन्हें स्ट्रेटनिंग मशीन या सीधा करने वाली मशीन में डाला जाता है, क्योंकि गर्मी और ठंडक के अमल के दौरान ये थोड़ी टेढ़ी हो सकती हैं। ये मशीन जबरदस्त दबाव डालकर इन्हें बिल्कुल सीधा तीर की तरह कर देती है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का सख्त तरीन मरहला आता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग की जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे इंसानी जिस्म का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस मशीन के जरिए पटरी के अंदर आवाज की लहरें भेजी जाती हैं, ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं अंदर कोई बाल या दरार तो नहीं है, क्योंकि अगर पटरी के अंदर जरा सी भी कमजोरी रह गई तो ट्रेन के वजन से ये टूट सकती है और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सिर्फ वही पटरियां जो इस टेस्ट में 100% पास होती हैं, उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलती है। इसके बाद इन लंबी लंबी पटरियों को मतलूबा साइज में काटा जाता है। आमतौर पर एक पटरी की लंबाई 13 मीटर से लेकर 100 मीटर तक हो सकती है। उनके सरों पर सुराख किए जाते हैं ताकि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके। आखिर में उन तैयार शुदा चमकदार पटरियों पर फैक्ट्री की मेहर लगाई जाती है, जिस पर मेड इन बुर्किना फासो या फासोरिल लिखा होता है, जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क अब अपनी जरूरत खुद पूरी करने के काबिल हो चुका है। उन पटरियों को बड़ी बड़ी करीनों के जरिए उठाकर ट्रेन के वैगन्स पर लादा जाता है और वहां से उन्हें मुल्क के दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है, जहां नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं या पुरानी लाइनों की मुरम्मत की जा रही है। जरा सोचिए, वो गाड़ी जो कभी किसी सड़क पर धुआं छोड़ रही थी, आज वो एक मजबूत पटरी बनकर मुल्क के तूल अर्ज को आपस में जोड़ रही है। इब्राहिम तरावरे का ये मंसूबा सिर्फ एक सनती अमल नहीं है, बल्कि ये एक कौम की खुद मुख्तारी की कहानी है। इस प्रोसेस से न सिर्फ मुल्क का कचरा साफ हो रहा है, बल्कि हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसके अलावा बुर्किना फासो को अब महंगे दामों दूसरे ममालिक से स्टील या पटरियां नहीं खरीदनी पड़ती, जिससे मुल्क का कीमती जर मुबादला बच रहा है। ये मंसूबा साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो और इरादा पक्का हो तो वसाइल की कमी कोई रुकावट नहीं बनती। पुरानी कारों से रेलवे ट्रैक्स बनाने का ये सफर हमें सिखाता है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस उसे देखने वाली आंख और इस्तेमाल करने वाला दिमाग चाहिए। ये जदीद टेक्नोलॉजी और इंसानी अज़म का एक बेहतरीन इम्तजाज है, जो बुर्किना फासो जैसे तरक्की पजीर मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, ये था वो मुकम्मल अमल जिसके जरिए लाखों पुरानी गाड़ियों को नई जिंदगी दी जाती है। उम्मीद है आपको ये जानकर हैरत भी हुई होगी और मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा कि किस तरह बड़ी बड़ी मशीनें आग और लोहे के साथ खेलकर हमारे सफर को आसान बनाती हैं।